हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10 हिंदी ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मुहावरे। तो बोर्ड एग्जाम्स में मुहावरे की वेटेज है 4 मार्क्स और 4 सवाल एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो आइए देखते हैं बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मुहावरे। पहला, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। एग्जाम्पल, बुढ़िया के लिए उसका बेटा अंधे की लकड़ी है, यानी कि बुढ़िया के लिए उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा है। अगला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ है धोखा देना। एग्जाम्पल, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं जो झोंक सकते, यानी मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगला मुहावरा है आकाश पाताल का अंतर। इसका अर्थ है बहुत बड़ा अंतर, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस होना। एग्जाम्पल, उसकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है, यानी कि जो वो बोलता है और जो वो करता है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। अगला मुहावरा आएगा आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ है बहुत क्रोध करना। एग्जाम्पल, पिताजी किसी का दोष देखते ही आग बबूला हो जाते हैं, यानी कि पिताजी को गलती मिलनी चाहिए और वो गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, यानी कि आग बबूला होना। ठीक है। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना। ईद के चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। एग्जाम्पल, शादी के बाद तुम तो ईद का चांद बन गए हो, अर्थात तुम तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। ठीक है, शादी के बाद, ये अर्थ है इसका। अगला मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना। इसका अर्थ है ईर्ष्या से जलना। ईर्ष्या होता है जेलसी से। ठीक है। तो एग्जाम्पल, किसी की उन्नति देखकर तुम्हारे कलेजे पर क्यों सांप लौटता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी की सक्सेस देख के जलते हैं, तो वही होता है, उनके कलेजे पर सांप लौट जाता है, यानी कि। ठीक है। अगला मुहावरा आएगा कानों पर जूं तक ना रेंगना। इसका अर्थ है अनसुना करना। जैसे आप लोग अपनी मम्मी की बात, जो मम्मी बोल रही होती है, कुछ भी बोलती है, तो आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। इसका मतलब आप अनसुना कर देते हो मम्मी की बात को। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने उसे पढ़ने के लिए बहुत समझाया पर उसके कानों पर जूं तक ना रेंगी। अगला मुहावरा खरी खोटी सुनाना, यानी इसका अर्थ है भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना का अर्थ है भला बुरा कहना। एग्जाम्पल, तुम किसी को खरी खोटी मत सुनाया करो, यानी कि तब तुम किसी को भला बुरा मत कहा करो। ठीक है। अगला मुहावरा आएगा खाक में मिलाना। खाक में मिलाने का अर्थ है बर्बाद करना। एग्जाम्पल, कुपुत्र वंश मर्यादा को कुपुत्र वंश मर्यादा को खाक में मिला देता है, यानी कि जो नालायक होता है ना, नालायक इंसान, वो डुबा देता है, फैमिली को बर्बाद कर देता है। ठीक है। अगला मुहावरा देखिए गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करने का अर्थ है काम बिगाड़ना। एग्जाम्पल, तुमने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। इसका अर्थात तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। अगला मुहावरा गोबर गणेश। गोबर गणेश का अर्थ होता है मूर्ख। एग्जाम्पल, वह तो गोबर गणेश है, उसे क्या समझाओगे, यानी कि वो पहले से ही बेवकूफ़ है, वो क्या ही समझेगा। अगला मुहावरा घाव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ है दुखी को और अधिक दुख देना। एग्जाम्पल, उसकी नौकरी चली गई, इतने में साहूकार ने रुपए मांगकर घाव पर नमक छिड़क दिया, यानी कि वो बेचारा पहले से दुखी था, वो और दुखी हो गया, यानी कि घाव पर नमक छिड़कने का ये अर्थ है। अगला मुहावरा आएगा छाती पर पत्थर रखना। इसका अर्थ है बहुत बड़ी हानि होने पर दिल को कड़ा करना। एग्जाम्पल, बेटा मर गया तो माँ को छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ सहना पड़ा, यानी कि बेटा मर गया, बहुत बड़ी हानि होगी उसकी, लेकिन फिर भी उसने दिल पे पत्थर रख के सब कुछ सहा उसने। ठीक है। अगला मुहावरा आएगा टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन काम। एग्जाम्पल, मेरे लिए रस्सी पर चलना टेढ़ी खीर है। सबके लिए रस्सी पर चलना तो मुश्किल कार्य ही होता है ना, तो टेढ़ी खीर का अर्थ है मुश्किल कार्य, यानी कि कठिन काम करना।
अगला मुहावरा डींगे मारना। डींगे मारने का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। एग्जाम्पल, डींगे मत मारा करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। डींगे तो भाई पता ही है तुम लोगों को, तुम्हारे दोस्त काफ़ी मारते होंगे, ठीक है। अगला मुहावरा दांतों तले अंगुली दबाना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। एग्जाम्पल, जादूगर का जादू देखकर मैं दांतों तले उंगली दबाकर रह गया, ठीक है। अगला मुहावरा है दुम दबाकर भागना। इसका अर्थ है डर कर भाग जाना। दुम दबाकर भागने का अर्थ है डर कर भाग जाना। तो पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, ठीक है। अगला मुहावरा नाक कटना। नाक कटने का अर्थ होता है बदनामी होना। एग्जाम्पल, ऐसा कुछ ना करो जिससे परिवार की नाक कट जाए, यानी कि उनकी बदनामी हो। अगला मुहावरा पानी पानी होना। पानी पानी होने का अर्थ है लज्जित होना। लज्जित होना यानी कि बेइज्जती होना। तो बेटे ने चोरी की तो पिताजी पानी पानी हो गए, यानी कि लज्जित हो गए। तो अगला मुहावरा है फूला ना समाना। फूला ना समाने का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। अत्यधिक प्रसन्न होना। एग्जाम्पल, बच्चे खिलौने देखकर फूले ना समाए, यानी कि बहुत खुश हो गए। अगला मुहावरा बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाने का अर्थ होता है जिम्मेदारी लेना। एग्जाम्पल, मैं इस काम का बीड़ा उठाता हूँ, यानी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं काम करूँगा। अगला मुहावरा लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होने का अर्थ है पुरानी प्रथा पर चलना। एग्जाम्पल, जो लकीर का फकीर होते हैं वह नई बात स्वीकार नहीं करते, यानी कि जो पुरानी प्रथा पर चलते हैं वो नई बात, जैसे नया ट्रेंड आएगा वो मानेंगे नहीं, जैसे पुराने लोग होते हैं। अगला मुहावरा लोहा मानना। इसका अर्थ है अधीनता स्वीकार करना। एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप ने अकबर को लोहा मनवा दिया। लोहा नहीं माना रहने दो, लोहा मनवा दिया, यानी कि उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। लोहा मनवाना आएगा यहाँ मुहावरा, लोहा मारना नहीं आएगा। लोहा मारना हो गया कि किसी का एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ हम उसके अंडर अपनी उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, तो ये लोहा मानना है। और लोहा मनवाना, अगर मनवाना आएगा तो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। अगला आएगा श्री गणेश करना। अगला मुहावरा, इसका अर्थ होता है आरंभ करना। आरंभ करना यानी कि स्टार्ट करना। एग्जाम्पल, मैं आज इस काम का श्री गणेश करता हूँ, यानी कि मैं इस काम को आरंभ करता हूँ इस काम का। अगला मुहावरा आएगा हाथ दो बैठना। हाथ दो बैठने का अर्थ होता है खो देना। एग्जाम्पल, ईमानदारी से काम करो नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी में 3 प्रमुख प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक क्रिया होती है और अर्थ सीधा सीधा निकलता है, जैसे कि रवि स्कूल जाता है, मैं पानी पीती हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ देखिए, इस वाक्य में एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य यानी कि एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही विधेय होता है। विधेय होता है प्रेडिकेट। जरा एग्जाम्पल देखो, बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं। बच्चे इसमें आ गया सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, और भाग रहे हैं आ गया विधेय। तो एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही विधेय होता है। ये होता है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में एक ही थॉट होता है। अगर एक से ज्यादा क्रिया हो तो वो सरल नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। दूसरा क्या होता है? संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से ज्यादा सरल वाक्यों को कंजक्शंस यानी और, लेकिन, फिर, तथा, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसीलिए, परंतु, अंतः शब्दों से जोड़ा जाए तो वो संयुक्त वाक्य बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरा भाई खेल रहा था, ठीक है। वो आया लेकिन जल्दी चला गया। तो ये क्या है? ये सारे के सारे संयुक्त वाक्य हैं, ठीक है। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी
दिलवाई। मोहन ने खाना खाया और सो गया। इसमें दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्य होते हैं, बस जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तीसरा आएगा सबसे इंटरेस्टिंग मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में सरल प्लस संयुक्त दोनों का मिश्रण होता है। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और उसे जुड़ा हुआ एक उपवाक्य होता है। ठीक है। देखिए ज़रा, एक वाक्य होगा प्रधान उपवाक्य, यानी कि ये है इंडिपेंडेंट, और जो दूसरा होगा आश्रित उपवाक्य। आश्रित हो गया इस पर डिपेंडेंट। समझे? जैसे कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। जो लड़का खड़ा है वह मेरा दोस्त है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है। देखिए, तो हम कह सकते हैं जब वाक्य में एक विचार दूसरे विचार पर निर्भर हो तो वो मिश्र वाक्य होता है। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। सरल वाक्य, एक क्रिया एक विचार। संयुक्त वाक्य, दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य, एक मुख्य वाक्य और दूसरा उपवाक्य जो उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए देखिए, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक पढ़ने वाले हैं पदबंध। बोर्ड एग्जाम्स में पदबंध से क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आते हैं और कॉम्प्रीहेंशन में इनडायरेक्टली भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं पदबंध क्या होता है। देखो, वाक्य में जो शब्द एक साथ मिलकर अर्थपूर्ण समूह बनाते हैं उन्हें पदबंध या फ्रेज कहा जाता है। याद रखिए, पदबंध वाक्य नहीं होता बल्कि वाक्य का एक हिस्सा होता है। ये देखिए, पहला वाक्य देखिए, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। तो बच्चा क्या है, इसमें एक पद यूज हो रहा है, बच्चा। बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें दो पद है, बड़ा और बच्चा। एक बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें तीन पद है, एक बड़ा बच्चा। देखिए, यही जो तीन पद अभी मैंने लिए, ये आपस में मिलकर एक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। और ये सभी के सभी मिलकर एक ही कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं शब्दों में पदों के समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगते हैं जो एक अकेला पद कर रहा हो तो उसे पदबंध कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम पदबंध के भेद। तो पदबंध के 5 भेद माने गए हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए, संज्ञा पदों का काम करने वाले संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्या, गोवा क्या है? संज्ञा। काजू क्या? संज्ञा। तो गोवा से लेके काजू तक आपको पूरा अंडरलाइन कर लेना है। ये पूरा का पूरा क्या है? संज्ञा पदबंध। क्यों? क्योंकि गोवा क्या है? संज्ञा शब्द है। काजू क्या है? संज्ञा शब्द है। तो आप देखोगे ये दोनों के दोनों जो पद हैं, गोवा और काजू, ये क्या है? संज्ञा पद है। तो संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है जी। अब यहां देखिए दूसरा, छत पर बैठा लड़का गिर गया। छत क्या है? संज्ञा। लड़का क्या है? संज्ञा। तो छत से लेके लड़के तक ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा बनेगा संज्ञा पदबंध। अब देखिए, बराबर के मकान में रहने वाला आदमी चला गया। मकान क्या है? संज्ञा। आदमी क्या है? संज्ञा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट वाले संज्ञा तक जो पूरा का पूरा बनेगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि इनमें क्या आ रहे हैं? संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है। अगला है सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ये इधर देखिए ध्यान से, कोई, तुम, वे, कुछ, वह, तुम, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं, है ना। तो सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध का कहा जाता है। अब यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके आखिरी जो सर्वनाम पद आ रहा है वहां तक पूरा का पूरा हमारा बनेगा सर्वनाम पदबंध। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, तो कोई क्या है? कोई सर्वनाम है।
पता ना सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो? तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको अंडरलाइन करके बताना है पदबंध, फिर उसका भेद भी बताना है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ पर ढूंढना है कि सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द मिल जाएगा तो स्टार्टिंग से लेके सर्वनाम शब्द तक आपका पूरा आपने अंडरलाइन कर देना, ये आपका पदबंध आ जाएगा और पदबंध का भेद आएगा इसका सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तीसरा चलते हैं, तीसरा आएगा विशेषण पदबंध। तो विशेषण का कार्य करने वाले पदों को विशेषण पदबंध कहा जाता है। अब इधर देखना ध्यान से, बंदर, छत पर बैठा बंदर गिर गया, इस पे ध्यान दो। बंदर कहाँ बैठा है? छत पे। तो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहे हैं बंदर की, वो कहाँ बैठा है? छत पर बैठा है। बराबर की कक्षा में पढ़ाने वाला अध्यापक मेरा मित्र है। ये अध्यापक की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो ये यहां से लेके यहां तक आपका पूरा आएगा विशेषण पदबंध। परिश्रम करने वाले छात्र सफल हो जाते हैं, तो ये क्या बता रहा है? छात्र की विशेषता बता रहा है। कौन से छात्र सफल होते हैं? जो परिश्रम करते हैं। तो यहां से लेके यहां तक आपका आ जाएगा विशेषण पदबंध। अब आगे चलिए, क्रिया पदबंध। तो क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, खाकर जाऊंगा, मैं खाना खाकर जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? राधा नाचकर थक गई। तो ये खाकर जाऊंगा, जा रहे हो, नाचकर थक गई, जहाँ पे आपको क्रिया दिखाई देगी ना, उसके वहां से लेके लास्ट तक आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। ये आपका क्रिया पदबंध बनेगा। क्या बनेगा? क्रिया पदबंध। अब आखिरी देखिए यहाँ पे, क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। यहाँ पे क्रिया भी होगी और विशेषता भी बताई जाएगी। देखिए, वह सुबह सुबह दौड़ लगाती है। एक सुबह यहाँ बता रहा है विशेषण और दूसरी सुबह यहाँ बता रहा है उसकी क्रिया कि काम हो रहा है, किसका हो रहा है? सुबह सुबह कार्य हो रहा है दौड़ने का। ठीक है, अगला देखिए, वह लोग अभी पहुंचने वाले हैं। तो अभी क्या बता रहा है यहाँ पे? एक अभी यहाँ पे बता रहा है विशेषण विशेषता और एक बता रहा है इसकी क्रिया। तो क्रिया विशेषण का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। देखिए, पदबंध और वाक्य में क्या अंतर होता है? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। देखिए, जो पदबंध होता है वो वाक्य का टुकड़ा होता है, उसका अपने आप में पूरा अर्थ नहीं होता है, जबकि जो वाक्य होता है वो पूरा अर्थ बताता है। तो ये फर्क होता है दोनों में, किसमें? वाक्य और पद में। ठीक है, आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो नीचे दिए पदबंधों के भेद बताइए। ठीक है, देखिए, उस घर के कोने में बैठा आदमी अपराधी है। तो क्या आएगा? घर, पकड़ो उसको, घर को और आदमी को, ये क्या है? दोनों क्या है? संज्ञा। तो इसका आंसर यहां से लेके यहां तक हमने अंडरलाइन करना है और इसका क्या आएगा? संज्ञा पदबंध। क्या आएगा? संज्ञा पदबंध। नदी कलकल करती बहती हुई, नदी कलकल करती हुई बह रही है। तो कलकल क्या आ रहा है? ये है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, देखो क्या बता रहा है, सामने के मकान में रहने वाला लड़का। तो लड़के की विशेषता क्या बता रहे हैं? लड़का कहाँ रहता है? सामने मकान में रहने वाला। तो यहां से लेके यहां तक आपका आ जाएगा, इसकी विशेषता बताई जा रही है लड़के की, यह आ जाएगा विशेषण पदबंध। सो अब आप सीख गए होंगे कि पदबंध क्या होता है, इसको हमने कैसे करना होता है, इसके कैसे हमने भेद का पता लगाना है। तो ये था आज का टॉपिक पदबंध। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन से हिंदी ग्रामर का टॉपिक आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।